नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मार्च के महीने में आ चुके हैं और मार्च के महीने का ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है, वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार के हर कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो सीरीज को देखिएगा, और अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको पिन कमेंट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग मेनली कवर करेंगे, तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स मेन सारे ही एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा और हो सके तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो ये समय था मार्च का महीना, यानी इलेक्शन का आसपास का टाइम था, इलेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इनॉग्रेशन है, वो प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार जी किए हैं, तो वो सब ध्यान में रखना जरूरी है। तो लगभग 21,400 करोड़ जो है बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ये बेसिकली ये मीटिंग हुई थी, वहां से इन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किया। जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, डिटेल्स देखा जाए तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है बिहार में, वो 18,000 करोड़, 21,400 करोड़ में से 18,000 करोड़ तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। ठीक है, फिर पीएम ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 6 लेन ब्रिज ओवर द गंगा। तो ये एक नया नया ब्रिज बनने जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जयप्रकाश नारायण जो सेतु है, जेपी ब्रिज, जो बेसिकली पटना के दीघा घाट से सारण के सोनपुर वाले रीजन को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसी के पैरेलली एक नया ब्रिज बनाया जाएगा, 6 लेन ब्रिज। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया। फिर फाउंडेशन स्टोन फॉर यूनिटी मॉल इन पटना जो है, उसका भी कॉस्ट लगभग 200 करोड़ के आसपास में है। फिर ताकि ये बूस्ट कर सके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये जो यूनिटी मॉल है वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स जो स्कीम चले आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको प्रमोशन के लिए बेसिकली, तो उस यूनिटी मॉल में बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहां से जो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पर बेचा जाएगा, उनकी लेन देन होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ऑल्सो डेडिकेटेड 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट्स भी किया था। फिर डबलिंग ऑफ पाटलिपुत्र पहलजा लाइन जो है, उसको डबल किया जा रहा है। फिर 26 किलोमीटर और लॉन्ग न्यू लाइन बिटवीन बंधुआ एंड पामार, ये भी बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर पीएम ऑल्सो इनॉग्रेटेड 12 अदर प्रोजेक्ट्स वर्थ 2190 करोड़। ठीक है, अंडर द नमामि गंगे स्कीम्स। ठीक है, तो नमामि गंगे स्कीम रिवर से रिलेटेड जो है वो 2190 करोड़ खर्च हुआ, जिसमें जो है इसी स्कीम के तहत ही बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। जो गंदा पानी जाता है, नदियों में बहकर मिल जाते हैं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे नदियों के बगल में। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो पटना में, ऑब्वियसली पटना में बनाना जरूरी है। सोनपुर, नौगछिया एंड छपरा। ठीक है, तो सोनपुर एंड छपरा जो है बेसिकली सारण डिस्ट्रिक्ट से है, नौगछिया आपके भागलपुर वाले एरिया से है, पटना। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट मोटा मोटा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए या लॉन्च किया है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि ये बेसिकली, तो ये जैसे पता चलता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो वहाँ की खासियत है उसको बूस्ट अप करने के लिए है ना। तो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय प्रमोटिंग ब्रांडिंग एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि जो शाही लीची है ना, मुजफ्फरपुर से वो जाता है। ठीक है ना, तो मधुबनी से जो पेंटिंग्स आते हैं, तो वो सब क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ही है। ठीक है, एंड आइडिया क्या है, टू लेवरेज द लोकल पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड स्किल टू कल्चर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिटी फॉर देम। है ना, उससे क्या होता है, एक आइडेंटिटी बन जाती है पूरे वर्ल्ड में, उससे पहचाना, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, शाही लीची से मुजफ्फरपुर को जाना जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स है या वहाँ का व्यंजन है, खाना है, कुछ भी है, तो वो उससे जाना जाता है, ताकि उनको इंटरनेशनल मार्केट भी मिल सके। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट आया था बेसिकली, ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी 2000 जनवरी 18 में ये वहां पर लॉन्च हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया था बेसिकली। तो ये एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया था। तो बहुत सारे जो क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है ना, इंडस्ट्रीज क्राफ्ट, जैसे चिकन करी एम्ब्रॉयडरी, ब्रासवेयर, पॉटरी, कारपेट, लेदर गुड्स, इन सब का जो
होता है, यूपी में चलता था, उसी को ही मेनली पूरी इंडिया पैन लेवल पे किया गया है। ठीक है। एंड इंस्पायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्टेड द कंसेप्ट एंड लॉन्च द नेशनल इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं वो है नमामि गंगे स्कीम। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो है इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है एंड अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 से ही चलते आ रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब नमामि गंगे स्कीम, इससे पहले जो नाम था वो अलग था, जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान था। काम बस सेम ही है, गंगा को साफ करने का, लेकिन आज तक जितनी भी नदियां हैं वो साफ तो हो नहीं रही है, लेकिन उससे ज्यादा गंदगी हो गई है। लेकिन इसमें सारा का सारा दोष गवर्नमेंट का नहीं है। अगर पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करेगी उसको साफ करने में तो कैसे होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर पब्लिक जाके साफ करेगी, कम से कम हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं कि गंदगी ना फैला जाए। हम लोग भी जब जाते हैं तो क्या होता है, हम नदियों में कुछ भी फेंक देते हैं, है ना, जाने अनजाने में। तो वो सब करने से क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी दिन वो साफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें भी खुद काम करना जरूरी है। ठीक है। एंड ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है नमामि गंगे स्कीम का है, टू ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, है ना, तो पॉल्यूशन को कम किया जाए, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है। एंड ऑल्सो द कंजर्वेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर। नेशनल रिवर क्या है, गंगा। तो उसको रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह में क्या है, नदियां जो है सूख जाती है ना, बहुत धारा जो होती है उसकी स्ट्रीम जो होती है बहुत पतली नैरो हो जाती है जब मानसून या सूखा का टाइम आ जाता है। ठीक है, गर्मियों के पीक समय में। तो वो दोनों ही काम जो है वो नमामि गंगे स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। और ये जो आता है कौन ऑपरेट करता था, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। इसका मिनिस्टर कौन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है। एंड इज द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMGCG। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फिर इम्प्लीमेंट कौन सा करता है। ठीक है। और ये तो हो गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नेशनल लेवल पे, हर स्टेट का भी अलग अलग होता है, SPMG जिसको बोला जाता है। ठीक है। तो जिस रिवर से भी गंगा बहती है उसके लिए। ठीक है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों करने जाएगी, ऑब्वियसली गंगा रिवर वहां फ्लो नहीं करती, वहां पर अलग रिवर्स के लिए रखा गया है। ठीक है। एंड NMGCG इज implementation wing for National Ganga Council which was set up in 2016। ठीक है। और जो कि रिप्लेस किया जाता है NGRBA। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अब उनमें से चूज करने के लिए बोला जाता है कौन सा गलत होता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तभी आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा ये क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगेन अनवील्स प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट, ये बेसिकली वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से अनवील किया था, 12,800 करोड़। तो क्योंकि इलेक्शन का दौरा था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लॉन्च होते हैं लेकिन कुछ धरती पर कुछ होता नहीं है। द PM अनवील्स द प्रोजेक्ट एट अ फंक्शन ऑफ विकसित भारत विकसित बिहार। ठीक है। तो ये फंक्शन बेतिया में हुआ था, वेस्टर्न चंपारण में जो आता है, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण का। एंड ही आल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड टू नेशन। क्या क्या किए, तो जैसे कि मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेल, रोड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से रिलेटेड। ठीक है। रोड्स का चौड़ीकरण, न्यू रेलवे लाइन्स, ट्रैक्स बिछाना, पेट्रोलियम एंड और नेचुरल गैस का कनेक्शन, ये सब के लिए उन्होंने किया है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न एंड वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान एंड देवरिया, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैसिलिटीज एंड सुगौली एंड लौरिया जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया है, सुगौली एंड लौरिया। ठीक है। तो ये वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, उन सब के लिए मेनली ये किया गया है। फिर ठीक है। फिर डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 96 किलोमीटर गोरखपुर कैंट एंड वाल्मीकि नगर रेलवे लाइन। वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उसको कनेक्ट करता है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। एंड द रीडेवलपमेंट ऑफ बेतिया स्टेशन। ठीक है। तो ये अमृत भारत स्टेशन के तहत ये इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड 2 लेनिंग ऑफ पिपरा कोटी मोतिहारी रक्सौल सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 28A। तो ये जो है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 28A। ठीक है। पिपरा कोटी मोतिहारी रक्सौल एंड अगेन 2 लेनिंग ऑफ सीवर सीतामढ़ी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 104। ठीक है। तो ये
इंपॉर्टेंट है ये नेशनल हाईवेज याद रखने के लिए। फिर 109 किलोमीटर लॉन्ग इंडियन ऑयल मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन जो है वो भी ले किया गया है, ताकि क्लीनर जो कुकिंग फ्यूल है वो मिल सके। ठीक है। फिर इंडियाज ऑयल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट एंड स्टोरेज टर्मिनल जो है मोतिहारी पे ये भी बनाया जाएगा। फिर 62 किलोमीटर लाइन फ्रॉम बापूधाम मोतिहारी टू पिपराहा एंड द गॉज कन्वर्सन ऑफ द नरकटियागंज गौनाहा सेक्शन। ठीक है, तो बापूधाम मोतिहारी टू पिपराहा ये भी किया गया है। फिर गॉज कन्वर्सन जो पहले नैरो गॉज था उसको ब्रॉड गॉज किया जाएगा। ठीक है। फिर ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ 2 ट्रेन्स इन नरकटियागंज गौनाहा एंड रक्सौल जोगबनी सेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा जो बेसिकली नेपाल से सटा हुआ एरिया है ना, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर वाले एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मेनली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा डेवलप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करने वाले वो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है इशू किए गए हैं बिहार में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन का टाइम, तो बिहार गवर्नमेंट has also decided to provide free medical treatment up to 5 lakh every year to all ration card holders of the state। तो आयुष्मान कार्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कि हर जो राशन कार्ड होल्डर है, ठीक है, वो उसको मिलेगा, और जो 5 लाख का पूरे फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पूरे फैमिली के लिए है। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। उससे ज़्यादा खर्चा होगा तो आपको अपने जेब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ही हो रहा है। तो उसमें लगभग 6 दिन के अंदर में ही 1.03 करोड़ फैमिलीज जो है बिहार के, उनको ये कार्ड बांटा गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड जो भी राशन कार्ड होल्डर उनको बांटा गया है। लेकिन ये हकीकत में अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये हकीकत नहीं है, ये बस डेटा न्यूज़पेपर में ऐसे छपे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली अगर किसी से पूछेंगे तो ये नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अगर उनके पास कार्ड भी मिला तो उनको फ्री ट्रीटमेंट भी बहुत जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर ऑल रेशन कार्ड होल्डर्स कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, वो उन सबको मिल रहा है बेसिकली ये आयुष्मान भारत कार्ड। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड जो किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो लगभग 6 लाख के आसपास। ठीक है, 5,99,000 के आसपास जो है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पे पटना, और चौथे नंबर पे आ जाता है मधुबनी। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये होगा। सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयुष्मान कार्ड मिला है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर जो है सबसे कम जो मिला है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का सीहोर, उसको सबसे कम मिला। और अगर पीछे से शुरू किया जाता है सीहोर, शेखपुरा, किशनगंज एंड मुंगेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है पीछे से जो उनका 1 लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जो है मिला है। तो उनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी छोटा है और पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम है, तो इसीलिए तो शिवहर को सबसे कम मिला है, सिवान को जो है सबसे ज़्यादा मिला है। तो आपको ये याद रखना है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए। आयुष्मान भारत पूरा जो नाम है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे स्कीम भी बोला जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि कहा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज फुल्ली फिनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 लाख ये पूरे फैमिली के लिए है। ठीक है, तो और किसी को अगर टर्शियरी बीमारी कुछ बहुत बहुत मतलब कैंसर वगैरह या बहुत ऊंचे लेवल का कोई बीमारी हो जाता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आता भी नहीं है। तो ये जस्ट पेपर पे तो ऐसा लगता है कि हाँ फ्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर एंड फॉर पर फैमिली, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ओके, एंड हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस जैसे कि सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट, एक दिन के अंदर में जो ट्रीटमेंट होता है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट करवानी है या कुछ स्कैन वगैरह, है ना, तो वो सब भी इसी के तहत आ जाता है। ठीक है, और ये जो बेनिफिशियरीज चूज किए जाते हैं वो बेसिकली जो लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा होता है उसके अंतर्गत ही इसको किया जाता है। ठीक है, एंड हर स्टेट के पास में ये अथॉरिटी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसमें
डेटाबेस में जो भी है उसमें यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उससे जो है आयुष्मान भारत कार्ड इम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने किया है, तो जिनके पास भी राशन कार्ड था उनको सबको ही दिया गया है बेसिकली, ठीक है। फिर फंडिंग जो है, फंडिंग जो इस होती है पीएमजे स्कीम की, वो 60-40 होती है। 60 जो है, द फंडिंग ऑफ द स्कीम जो है 60-40 में फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बट जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट जो है वो 90 और 10% वाला स्कीम है। हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% जो स्टेट गवर्नमेंट है। बाकी जो है, बाकी सारे स्टेट में 60-40 का रेशियो चलता है। और हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है 90-10, ठीक है। हिमालयन स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न जो है हमारे, ठीक है। फिर नोडल एजेंसी जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, एक ऑटोनोमस एंटिटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ठीक है, उससे ही ये इफेक्टिव चल रहा है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है वो स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट के लिए है। तो ये बेसिक बेसिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है। तो पुरानी डेटा है भले, लेकिन आ सकती है किसी भी तरह से। फिर हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013, इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक जो है नोटिफाई किया गया था 10 सितंबर 2013 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। फिर इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, वही टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। तो जो गरीब है उनको खाना मिल सके 2 टाइम का एटलीस्ट, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन जी सके। इट कवर्स 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो ये डेटा से क्या शो कर रहा है कि इतने परसेंटेज लोग ऑफ पीपल जो है फ्रॉम रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज जो है उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है इतने लोगों को, तभी तो वो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर डिपेंडेंट है। तो देख सकते हैं कि स्थिति क्या है पूरे इंडिया में। हम लोग आज भी 75% ऑफ द रूरल पीपल एंड 50% ऑफ द अर्बन पीपल जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट टू गेट देयर 2 टाइम मील, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलता है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में है, ठीक है। एंड पूरे इंडिया में देखा जाए तो 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उसको बेनिफिट मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मतलब ये सब कहीं ना कहीं 67 टोटल भी नहीं होगा, मान लेते 40-30% तो होंगे जो गरीब होंगे। तो वह पूरे इंडिया का 30% देख लीजिए कितना होगा, 40-50 करोड़ होगा। इतने लोग इंडिया में 2 वक्त की खाना भी सही से नहीं मिल पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कितना हो सकता है देखिए। एलिजिबिलिटी वही है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, AAY। इन सबको बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें जो है 5 kg फूड ग्रेन्स मिलते हैं पर मंथ, ठीक है। तो 5 kg फूड ग्रेन जिसमें आ जाता है आपका 3 kg चावल, ठीक है, 2 kg गेहूं एंड 1 kg जो कोर्स ग्रेन हो गया, ज्वार, रागी वगैरह, ठीक है, मिलेट्स जो आ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या होता है, राइस तो मिलता ही नहीं है, ठीक है, ज्यादातर चावल ही दिया जाता है और कोर्स ग्रेन भी नहीं दिया जाता है। तो मैक्सिमम स्टेट में क्या होता है, सिर्फ 5 kg चावल ही मिलता है, राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन मिलता भी नहीं है। कहीं कहीं मिलता है, वो भी कभी कभी मिलता है, ठीक है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब मिल जाएगा, नहीं तो उससे पहले नहीं मिलता है। तो ये जस्ट जितने भी न्यूज है ऑन पेपर सब सही लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर कुछ भी सही नहीं है। तो एक पूरे फैमिली को जो मैक्सिमम जो है 35 kg फूड ग्रेन जो है वो मिल सकता है 1 महीने में, ठीक है, पर हाउस होल्ड, ठीक है। एंड मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स में मिलते हैं वैसे फीमेल्स को जिनका इनकम जो है 6,000 या उनसे भी कम है, टू प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, ठीक है ना, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर मील एंड चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो है ना, तो ये तो मिड डे मील वाले स्कीम में ही आ जाता है। तो ये सारे बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो बिहार में, ऑलरेडी बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टेड है फ्रॉम पटना टू कोलकाता, है ना, पटना टू दिल्ली। तो और भी खुल गए हैं। तो मल्टीपल रेलवे प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो जिसमें
प्रोजेक्ट्स जो है लगभग 85,000 करोड़ का जो अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रॉम अहमदाबाद, जिसमें 2 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो ऑपरेट होंगे। एक होगा पटना से गोमती नगर, बेसिकली जो लखनऊ वाला एरिया है, ठीक है, पटना से गोमती नगर, एंड दूसरा है पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल का कह सकते हैं, जो दार्जिलिंग वाला एरिया पड़ जाता है, हिमालयन वाला एरिया पड़ जाता है, उसको कनेक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू जलपाईगुड़ी और गोमती नगर, ठीक है। और गोमती नगर वाला जो है वो क्या है, बहुत स्पिरिचुअल जो पिलग्रिमेज सिटीज हैं, जैसे वाराणसी हो गया, अयोध्या धाम हो गया, इन सबको कनेक्टेड करके जाता है। तो ये उसके लिए टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिए, कल्चरल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक ट्रेन जो है वंदे भारत, वो रांची से वाराणसी जाती है, ठीक है, और वाराणसी रांची वाया, तो वो गया के थ्रू जाती है। तो ये भी क्या है, कल्चरल टूरिज्म है। तो ये बेसिकली स्टार्ट भले ही बिहार से ना हो, लेकिन चलती बिहार से गुजर के ही जाती है, ठीक है। तो ये तीसरी है, ठीक है। फिर पीएम लेड आल्सो फाउंडेशन स्टोन फॉर वॉशिंग पिट कम कोचिंग कॉम्प्लेक्स एट नरकटियागंज, जो वेस्ट चंपारण में है। तो जहाँ पर जो कोचेस होते हैं, ये कोचिंग कॉम्प्लेक्स, आप ट्यूशन सेंटर वो सब मत समझिए, ये जो जहाँ पर सफाई वगैरह होती है कोचेस का, है ना, तो वो वॉशिंग पिट कम वो जो है वो नरकटियागंज हमारे वेस्टर्न चंपारण में, ये भी इनॉग्रेट मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है, ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। फिर ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ठीक है, तो जो मालगाड़ी के लिए अलग रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर, उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ है फ्रॉम न्यू चिल्लिया पौथू, न्यू सोन नगर एंड न्यू दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू सेक्शन में, ठीक है। तो जो मुगल सराय से लेकर जो बिहार के सोन नगर तक जाता है, ठीक है। फिर गति शक्ति टर्मिनल जो है कार्गो टर्मिनल, फिर जन औषधि ड्रग स्टोर्स एट पटना दरभंगा, फिर गुड शेड एंड वॉशिंग पीट लाइंस आरा मुजफ्फरपुर, ये सब भी इनॉग्रेट, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है छोटे छोटे इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सबसे पहला कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये वेस्ट बंगाल का एक बड़ा सा जंक्शन में ये हुआ था, ठीक है। तो ये भी अब जो है वो बिहार में भी बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे न्यूज इवेंट्स काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके याद रखने के लिए। बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स जो है वो बेसिकली इंस्टॉल किए जा रहे हैं बिहार में, और इंडिया बिहार में बोला जा रहा है, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है सबसे तेजी से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। तो जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, रिच्ड माइलस्टोन ऑफ फास्टेस्ट 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन इन मुजफ्फरपुर एंड मोतिहारी सर्कल्स, ठीक है। तो बहुत कम समय में लगाया जा रहा है, लगभग 14 महीने के अंदर में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये न्यू जनरेशन क्या है, एनर्जी मीटर्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन रियल टाइम। आप देख सकते हैं कि आपका कितना यूनिट उठ रहा है। मान लीजिए आप घर में एक गीजर ऑन करके रख रहे हैं, 1 घंटा गीजर चला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप देख सकते हैं कि हाँ एक मतलब 1 घंटा चलाएं तो कितना यूनिट जो है वो उठ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है ना, जिस तरह से हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, पहले प्रीपेड स्कीम एक सिम होता है और एक पोस्टपेड स्कीम होता है। प्रीपेड में होता है जहाँ पहले हम लोग को पैसा देना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है, फिर उससे हम लोग को बात या इंटरनेट यूज करने मिलता है। पोस्टपेड में क्या होता है, हम लोग पहले करते हैं, बाद में उसका पैसा भुगतान करना पड़ता है। इसमें ये वही सिस्टम यहाँ पर भी है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का पहले से रिचार्ज कराएंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज हुआ रहेगा तभी आपके घर में बिजली आएगा, नहीं होगा तो रिचार्ज नहीं होगा तो वो बिजली नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर वालों, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो 5-5 6-6 महीना 1 से 1 साल तक का पैसा नहीं देते, तो बिजली कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है इससे, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है कि जो इंडिविजुअल आता है चेक करने के लिए, बहुत बार ऐसा भी होता है इंडिविजुअल जब चेक करने आता है घर में कोई नहीं रहता, फिर मीटर चेकिंग नहीं हो पाती है, तो वो सब भी दिक्कत होती है। तो ये सब जो है ऐसे लोगों के आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। तो आप कहीं पे भी रहकर आप देख सकते हैं कितना यूनिट है, और बिल पेमेंट आसानी से ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, उसको ट्रैक और मॉनिटर भी किया जा सकता है, ठीक है। एक्यूरेट बिल, इसमें कुछ गड़बड़ी होने के भी बहुत बहुत कम चांसेस है, ठीक है। फिर देयर रिमोट मीटर रीडिंग कैपेबिलिटीज एलिमिनेट द नीड फॉर मैनुअल इंस्पेक्शन, इन सब का जो करप्शन वरप्शन ये सब का बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम एफिशिएंट, टाइम भी बचेगा, बहुत ही अच्छा है ये,
ठीक है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बिहार ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू राइज 5 टाइम्स बाय 2070। ये जो डेटा है काफी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा रिलीज किया है क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे का जो रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा 5.2 टाइम्स बाय 2070। और 2070 में इंडिया का एम है कि नेट जीरो एमिशन अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जिसको नहीं पता है बता देता हूँ कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन का एमिशन होता है, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट यही है कि हम लोग जितना कार्बन का आउटपुट दे रहे हैं, है ना, कंजम बाहर भेज रहे हैं, उतना ही कार्बन हम लोग को उसको सिक्वेस्टर भी करना है, ताकि जो कार्बन बैलेंस है वो नेट जीरो हो जाए, ठीक है। जितना हम लोग आउटपुट दे रहे हैं उतना इनपुट भी होना चाहिए। तो उसको ही मेनली कार्बन न्यूट्रलिटी कहा जाता है, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वो सब टेक्निक आ जाता है। तो जैसे हम लोग आप ऑनलाइन वीडियो ये देख रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है, ठीक है। हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी कार्बन का एमिशन, पंखा चल रहा है उसमें भी कार्बन का एमिशन हो रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह से कम किया जाना है, नेट जीरो। तो बिहार का, नॉट बिहार, ये इंडिया का गोल है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। लेकिन उस समय तक बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो 5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के साथ मिलकर फाइंडिंग से रखी गई है, ठीक है। एंड इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पूरे अगर बिहार का देखा जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, तो बिहार जो है पूरे इंडिया में 3.3% कंट्रीब्यूशन करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। ऑब्वियसली कम है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसा नहीं है और ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पर, ठीक है। जबकि इंडिया का नेशनल एवरेज जो है 8.8% है, लेकिन बिहार जो है सिर्फ 3.3% जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2005 से लेकर 2023 13 के बीच में ये जो है डबल हो चुका है। तो आने वाले हमारे 20-30 सालों में ये और 5 से 6 गुना बढ़ भी सकता है, ठीक है। फिर जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन बिहार, ठीक है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर यानी जो जहां पर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, जो थर्मल पावर प्लांट है, तो सारे थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोयला से ही चल रहा है, कोयला को जलाकर ही बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर ऑब्वियसली कार्बन एमिशन बहुत बहुत ज्यादा है, 69% ऑफ द टोटल, ये 2018 का डेटा है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, अदर लैंड यूज से भी हो रहा है, 24% उससे हो रहा है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट से लगभग 5% है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट यूज उनसे भी 2% हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इंक्रीज हो जाएगा। एंड द एनर्जी सेक्टर जो है 2070 में भी यही कहा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी द हाईएस्ट एमिटर, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज जो है ये बाद में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा बिहार में अभी भी एनर्जी सेक्टर है और आने वाले सालों में एनर्जी सेक्टर ही रहेगा, क्योंकि उस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है बिहार में, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सब में इनका वृद्धि जरूर होगा, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ पावर सेक्टर इन एमिशन इज बिकॉज डिपेंडेंस ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसीलिए हम लोग को क्या होगा, ग्रीनर टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, क्लीनर टेक्नोलॉजीज पे मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये अवॉइड, बिहार को क्या है इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि टू अवॉइड द ओपनिंग ऑफ न्यू थर्मल प्लांट्स आफ्टर 2030। तो बिहार जो है दो 2030 के बाद में कोई नया थर्मल पावर प्लांट खोल ही नहीं सकता। अगर खोलेगा तो ये जो बिहार पूरे इंडिया का 2070 का नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट वो अचीव कभी नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, इसको अचीव करना सारे ही पूरे इंडिया के लिए ही मुश्किल है, नॉट जस्ट ओनली बिहार ओनली, पूरे इंडिया के लिए है। सो द स्टेट विल नीड टू सिक्योर लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी पावर परचेस, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स है, फ्लोटिंग सोलर है, एग्री फोटोवोल्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो बिहार नेपाल से सटा हुआ एरिया जहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा सोर्स है, वहां पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली जनरेट कर सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो वो भी क्या है, क्लीनर वे ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों से हम लोग कर सकते हैं। बाकी विंड एनर्जी इन सब से नहीं होगा क्योंकि बिहार में वैसे पोटेंशियल नहीं है। सोलर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
और ऐसा नहीं है, ये हर सेक्टर में ही हम लोग को कटौती करना पड़ेगा, कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा, तभी जाके ही ये हम लोग अचीव कर पाएंगे। और ये आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो और बहुत 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 चेंज होगा, और इसका जो नुकसान होगा वो हम ही लोग को झेलना पड़ेगा। तो अभी भी अगर हम लोग नहीं समझ रहे इस टॉपिक को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला फ्यूचर में। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 5 जून 1972 में हुआ था। ठीक है, जो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो मीटिंग्स या कंसेप्ट ओरिजिनेट हुई थी, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसको कहा जाता है। फिर इट आल्सो सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एक अटूट अंग है, ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बात करता है। फिर नेट जीरो एमिशन जो है, जो मैं कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। फिर इट इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशन आर कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो मैं बोल रहा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, कि आप कार्बन जितना इमिट कर रहे हैं उसको, कार्बन को उसको खींचना भी है और उसको कंजर्व करना एक तरह से, ठीक है, कार्बन की बाहर ना निकल पाए। तो उसी टेक्निक को मेनली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। तो मोर देन 70 कंट्रीज हैज प्रॉमिस्ड टू बिकम नेट जीरो बाय मिडिल ऑफ द सेंचुरी, यानी 2050 तक 70 कंट्रीज ऐसे हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, उनका वो टारगेट है, ठीक है। लेकिन बिहार का जो, इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 तक का टारगेट है, और ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ठीक है, उसमें ये बिहार इंडिया ने मेनली सेट किया है गोल, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके प्रीलिम्स मेंस में आएगा ही आएगा। अब हर बार क्या होता है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ऐसे राइटिंग वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बेगूसराय हैज बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। तो ये भी रिपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में ये कहा गया, जो कि रिलीज करता है स्विस की एक ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पूछा जाता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो IQ एयर जो है करता है। तो उसमें बताया गया कि बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बन चुका है, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया में, इंडियाज रैंकिंग इज थर्ड हाईएस्ट इन एयर पॉल्यूशन अमंग 134 कंट्रीज। इंडिया से दो जो आगे हैं वो इंडिया के पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और पाकिस्तान। फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन के मामले में। फिर और 2022 में इंडिया का जो रैंक था वो 8th प्लेस पे था। देखिए अब 8th प्लेस से हम लोग आ चुके हैं 3rd प्लेस पे आ चुके हैं। तो इतना जल्दी हम लोग पॉल्यूशन सोच सकते हैं कितना जल्दी बढ़ गया है, ठीक है। और बेगूसराय में जो सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो एवरेज PM 2.5 का कंसंट्रेशन जो है 118.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। जबकि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइंस है PM 2.5 का कंसंट्रेशन जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा है पर क्यूबिक मीटर मतलब बहुत ज्यादा वो, मतलब वो हैजर्डस कंडीशन में आ चुका है। तो ये तो पूरा हैजर्डस कंडीशन 118, सोच सकते हैं PM 2.5 का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, ये पर्टिकुलेट मैटर है, बेसिकली PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, और ये बहुत सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं दिखाई भी नहीं देगा, और वहाँ पर सेट लंग्स में इंटरनल ऑर्गन्स में जाकर बैठ जाता है, और फिर हमें बहुत सारी जो है रेस्पिरेटरी पल्मोनरी बीमारियां हो जाती है इसके कारण, ठीक है। और दिल्ली जो है हमेशा से ही जो कैपिटल सिटी में आता है वो सबसे नंबर 1 पे आ जाता है एयर क्वालिटी के मामले में, जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है तो वो है दिल्ली। ये कैपिटल सिटी के मामले में कहा जा रहा है, ठीक है, जहाँ का कंडीशन और भी खराब होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। अब जो है, अब दिवाली का समय आने वाला है, दिवाली ठंडी का पराली जलाई जाएगी, तो अब ये पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अब मीडिया में कुछ महीनों तक पॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अब क्या होगा, 2-3 महीना तक सिर्फ पॉल्यूशन पॉल्यूशन ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे साल हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जस्ट नहीं कि जब ठंडी आ रही है तो बस 2-3 महीना ध्यान दिए फिर बाकी महीना हम लोग आग लगा दिए, तो ये नहीं करना चाहिए, बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। फिर द कैपिटल हैज रिटेन द टाइटल ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर, जो है 4th कंसेक्यूटिव दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड
कैपिटल सिटी बन के रह गया। फिर रिपोर्ट में और भी हाईलाइट किया गया है जो मैं बोला था, 1.36 बिलियन पीपल आर एक्सपोज टू 2.5 पार्टिकल, 2.5 माइक्रोमीटर जो बात कर रही है, और ये पूरा वर्ल्ड के लिए बताया जा रहा है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमम लेवल है फॉर पीएम 2.5 है वो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ये भी याद रख लिया। ठीक है। फिर 1.33 बिलियन जो है, लगभग 96% ऑफ टोटल इंडिया पॉपुलेशन कहा जा सकता है, वो वैसे जगह में रहता है जहां पर पीएम 2.5 का कंसेंट्रेशन जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है, उससे कई कई ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है। तो सोच सकते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा रिस्क पे है एयर पॉल्यूशन और उससे जो बीमारियां होती है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट्स बनती है इसके लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होती है, हर शहर में सेंसर्स लगाया जाता है जहाँ पर इसका डेटा एक्यूमुलेट होता है। ठीक है। फिर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि अचानक से वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है। फिर एयर पोल्यूशन रिमेन्स अ क्रिटिकल ग्लोबल इशू, क्यों? क्योंकि हर 9 में से एक जो मौत होती है वो एयर पोल्यूशन के कारण होता है, पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है। और इंडिया में तो ये और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एस्टिमेट दैट एयर पोल्यूशन लीड्स टू 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ्स एनुअली। ठीक है। हम लोग समय से पहले मर जाते हैं, मर भी रहे हैं ना। और अब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण बहुत अलग अलग टाइप ऑफ बीमारियां हो जा रही है, लोग समय से पहले ही बूढ़े लगने लग रहे हैं, है ना, एल्डर होने लग रहे हैं। फिर स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, स्ट्रोक, लंग डिसऑर्डर्स, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत सारे जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल स्पेशली बच्चों के लिए, ठीक है, वो हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चों को, इलनेस, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां जो है एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है। लेकिन हम लोग ध्यान जो है बस 2-3 महीना देते हैं, बाकी का महीना हम लोग कुछ नहीं करते। जापान, चाइना जैसे कंट्री है, वहां पर भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर तो कंपलसरी हो ही गया मास्क। जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं उसी तरह से वहां पर मास्क जो है कंपलसरी है, जो भी लोग बाहर जाते हैं वो मास्क पहन के जाते ही हैं। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद इंडिया में भी वही सिचुएशन हो जाएगा, हम लोग को मास्क जीवन भर पहन के रखना पड़ेगा। तो अगर इसको नहीं पहनना है तो हमें पॉल्यूशन जो है, हर टाइप का पॉल्यूशन, वाटर, एयर हो, नॉइज पॉल्यूशन, सबको कम करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही न्यूज कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग और भी मार्च महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, डाउट सजेशंस कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।